कभी सोचा है कि मान लीजिए मेक्सिको में कोई एवोकाडो खरीदता है तो उसका असर हमारे अगले फोन की कीमत पर कैसे पड़ सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक विशाल मकर जाल की तरह है। हर एक तार दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज हम उसी थ्योरी को समझने वाले हैं जो इस मकर जाल को सुलझाने की कोशिश करती है। इसका नाम है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। और हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में उठी एक छोटी सी लहर भी दूसरे कोने में तूफान ला सकती है। अब देखिए, सवाल तो यही उठता है कि भला ब्राजील की फसल का जर्मनी में बनने वाली कारों की कीमत से क्या लेना देना। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं, है ना? पर यहीं पर इकोनॉमिक्स असल में मजेदार हो जाती है, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी सिर्फ ये नहीं कहती कि ऐसा हो सकता है, बल्कि वो एक तरह से गारंटी देती है कि ऐसा होगा। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये अनदेखा कनेक्शन, ये रिश्ता काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बहुत समय तक अर्थशास्त्री इकोनॉमी को कैसे देखते थे। वो इसे ऐसे पढ़ते थे जैसे मानो वो एक ही एक्टर का कोई प्ले देख रहे हों। मतलब उनका सारा का सारा ध्यान या तो सिर्फ गेहूं के बाजार पर होता या फिर स्टील के बाजार पर। बाकी सारे किरदारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन असल में अर्थव्यवस्था कोई मोनोलॉग थोड़ी है, ये तो एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म की तरह है और स्टेज के एक कोने में एक एक्टर जो कुछ भी करता है उसका असर हर किसी पर पड़ता है। तो यहाँ पर दुनिया को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक है अल्फ्रेड मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक माइक्रोस्कोप से गेहूं के सिर्फ एक दाने को देख रहे हो और पूरे खेत को भूल जाएं। देखिए, ये तरीका काम का तो है, पर इससे पूरी तस्वीर कभी नहीं मिलती। और फिर आता है लियोन वॉलरास का क्रांतिकारी आइडिया, जनरल इक्विलिब्रियम। उन्होंने कहा, माइक्रोस्कोप छोड़ो, हमें तो एक सैटेलाइट चाहिए जिससे पूरी की पूरी आर्थिक दुनिया को एक साथ रियल टाइम में उसके हर एक कनेक्शन के साथ देखा जा सके। और इस जबरदस्त आइडिया को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 19वीं सदी में, जहां हम मिलते हैं इसके आर्किटेक्ट, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन वॉलरास से। वो एक कमाल के गणितज्ञ थे और उन्होंने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अर्थशास्त्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक ही इक्वेशन बना सकें, मतलब एक तरह की इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। वॉलरास का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनके लिए अर्थव्यवस्था कोई अलग थलग पड़े तालाबों का झुंड नहीं थी। नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी विशाल झील थी। और सोचिए, अगर आप उस झील के एक कोने में एक छोटा सा पत्थर भी फेंकते हैं तो उसकी लहरें दूर से दूर दूसरे किनारे तक जरूर पहुंचेंगी। हर चीज के जुड़े होने का, इंटरकनेक्टेड होने का यही आइडिया उनकी थ्योरी का दिल है। और ये जो कोट है ना, ये उनकी सोच को बहुत खूबसूरती से बताता है। देखिए, बाजार उस झील के पानी की तरह है जो हमेशा अपना लेवल, अपनी शांति का एक पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम खोज रहे हैं। लेकिन हवा यानी कि नई टेक्नोलॉजी, कोई सूखा पड़ जाना या हमारे बदलते हुए शौक, वो हवा कभी चलना बंद नहीं करते और वो पानी को हमेशा एक ऐसे संतुलन की ओर धकेलती रहती है जिसे शायद वो कभी पूरी तरह से हासिल ही नहीं कर पाता। अब देखिए, एक बड़ा आइडिया होना एक बात है और उसे गणित से साबित कर पाना बिल्कुल दूसरी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ मॉडल करना तो लगभग नामुमकिन था। तो अर्थशास्त्रियों ने वही किया जो अक्सर इंजीनियर्स करते हैं। उन्होंने एक छोटा स्केल मॉडल बनाया। उन्होंने एक तरह की छोटी सी इकोनॉमिक लैब तैयार की, सिर्फ ये परखने के लिए कि क्या ये यूनिवर्सल बैलेंस का आइडिया सच में हकीकत में काम कर भी सकता है या नहीं। और इस लैब को उन्होंने नाम दिया 2x2x मॉडल। जरा कल्पना कीजिए, एक खिलौनों की दुनिया जिसके नियम बहुत ही सीधे साधे हैं, या सिर्फ दो तरह के संसाधन हैं, मान लीजिए लेबर और कैपिटल, यानी मजदूर और मशीनें। सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, मान लीजिए गुड एक्स और गुड वाई, और उन्हें खरीदने वाले भी सिर्फ दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। और हाँ, एक और बात, यहाँ सब ईमानदारी से मुकाबला करते हैं और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब हाँ, ये एक बहुत ही सीधी सादी दुनिया है, पर यह देखने के लिए एकदम परफेक्ट है कि इस पहेली के सारे टुकड़े फिट होते भी हैं या नहीं। ये विजुअल हमें किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी फैसला दिखाता है। देखिए, अगर ज्यादा मजदूर और मशीनें गुड एक्स बनाने में लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुड वाई बनाने के लिए कम बचेंगे। सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। इकोनॉमी असल में लगातार संतुलन और त्याग का ही खेल है, एक ट्रेड ऑफ है। और ये ग्राफ हमें उसी दुविधा को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ठीक है, तो हमारी इस खिलौना दुनिया में संसाधन भी हैं और सामान भी। लेकिन सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था ये तय कैसे करती है कि कितनी चीज एक्स बने और कितनी चीज वाई। इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर इशारे में छिपा है, कीमतें।
इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी, उन जादुई कीमतों को खोजना जो हर चीज में एक तालमेल बिठा दें। और ये काम सिर्फ एक चीज की कीमत खोजने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही पेचीदा मशीन के सारे गियर एक साथ सेट करने जैसा है। मतलब मजदूरी की कीमत, मशीनों की कीमत, गुड एक्स की कीमत और गुड वाई की कीमत, सब कुछ एक ही समय पर बिल्कुल परफेक्टली सेट करना होगा। अगर एक भी कीमत थोड़ी सी भी गलत हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम जैम हो जाएगा। और जाहिर है इसके पीछे का जो गणित है वो अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इन्हें हल नहीं करना है। जरूरी बात यह समझना है कि ये एक तरह से सबूत हैं। इनके जरिए अर्थशास्त्रियों ने गणितीय रूप से यह साबित किया कि जनरल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक खूबसूरत दार्शनिक विचार नहीं है। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांत रूप में कीमतों का एक ऐसा परफेक्ट सेट सच में मौजूद है जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ संतुलित कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने इस मुश्किल गणितीय पहेली को सुलझाया कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही चतुर तरकीब में, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं। अब ये नाम सुनने में जितना मुश्किल लगता है, कॉन्सेप्ट उससे कहीं ज्यादा आसान है। उन्होंने बस एक सामान चुना, मान लीजिए गुड एक्स, और कहा ठीक है, गुड एक्स की कीमत 1 है। बस इतना ही। इसके बाद बाकी सभी चीजों की कीमत उसी गुड एक्स के हिसाब से तय की गई। जैसे कि गुड वाई की कीमत 300 यूनिट ऑफ गुड एक्स हो सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी एक चीज को डॉलर या रुपए की तरह इस्तेमाल करें, हर चीज को मापने का एक पैमाना। ठीक है, तो हमने मॉडल की बात कर ली, गणित की बात कर ली और चतुर तरकीबों की भी। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? ये जो पूरी दिमागी कसरत है, ये हमें असल दुनिया के बारे में क्या बताती है? यहीं पर यह थ्योरी अपना सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे विवादास्पद निष्कर्ष हमारे सामने रखती है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारी लैब वाली शर्तें एकदम सही हों, याद है ना, परफेक्ट कंपटीशन, कोई बर्बादी नहीं, तो बाजार अपने आप ही सभी संसाधनों का उपयोग करने का सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट तरीका खोज लेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक परफेक्टली ट्यून्ड इंजन जो ईंधन की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करता। और जब हम कुशल या इष्टतम कहते हैं तो ये कोई गोलमोल बात नहीं है। इसका एक बहुत ही खास मतलब है। इसका मतलब है कि फर्में सबसे कम संभव लागत पर उत्पादन कर रही हैं, संसाधनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, कंज्यूमर्स को अपने पैसे से सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, और किसी चीज की कीमत ठीक उतनी ही है जितनी उसकी आखिरी यूनिट बनाने में लगी थी। संक्षेप में कहें तो एक आर्थिक रूप से आदर्श दुनिया। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये थ्योरी हमें आर्थिक परफेक्शन का रास्ता दिखाती है, तो हमारी असल दुनिया संकट, बेरोजगारी और अकुशलता से क्यों भरी हुई है? शायद इसका जवाब थ्योरी में नहीं, बल्कि उसकी शुरुआती शर्तों में ही छिपा है। शायद असल समस्या ये है कि हमारी दुनिया एक परफेक्ट लैब है ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना।